हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्रिकी में। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लेवल 2 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसके लिए आपको चेक लिस्ट को किस तरीके से फिल करना है, किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स के सेट को कंप्लीट करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट को सीरियल वाइज क्रम से जमाना है और बाकी प्रक्रिया जितनी भी जिस तरह से आपको वहाँ डीवी करवा के आना है, किस तरीके से विकसक को अपने जो भी प्रमाण पत्र है वो सब दिखाने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको बिना स्किप के कंप्लीट देखना है और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो पहले बोर्ड के द्वारा चेकलिस्ट जारी की गई थी उसमें संशोधन करके अभी फिलहाल एक नई चेकलिस्ट जारी की गई है। तो दोस्तों, आपको नई चेकलिस्ट फिल करनी है। तो दोस्तों, अब नई चेकलिस्ट यदि आपको डाउनलोड करनी है तो आपका इसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसी को प्रिंट करवाना है। यदि दोस्तों आपने प्रिंट करवा लिए तो आप मैच कर लो, क्योंकि आपको नई वाली यानी लेवल 2 के लिए जो अलग से आई है उस चेक लिस्ट को ही फिल करना है। बाकी इसके पहले लेवल 1 एंड लेवल 2 की साथ में जारी की गई थी, उसमें संशोधन करके बोर्ड के द्वारा नई चेक लिस्ट जारी की गई है। तो आपको नई चेक लिस्ट ही बननी है। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं कि चेक लिस्ट को किस प्रकार से फिल करना है और एक एक पॉइंट को अपन अच्छे से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो एडिशनल वाले साथी हैं, जी हाँ दोस्तों, जो एडिशनल वाले साथी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस वाले वीडियो में मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। उसके लिए एक अलग से वीडियो आने वाला है और उसमें आपका जो नोटिस है बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है उस प्रूफ के साथ आपको एडिशनल के बारे में जो भी डिटेल है वो बताई जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें दस्तावेज सत्यापन का जिला। जी हाँ दोस्तों, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ही दिया होगा, आपकी डेट आई गई होगी, तो आपका जिस जिले में आपका दस्तावेज सत्यापन होना है वहाँ उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर इसके साथ ही आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखने हैं। इसके बाद आप जिस विषय, जैसे अभी सबसे पहले अपने अंग्रेजी विषय, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश वालों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 18 तारीख से, तो यहाँ पर मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। सबसे पहले अपन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, बाकी आप अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख लेना। तो आपको यहाँ इंग्लिश फिल करना है। इसके बाद आप सामान्य शिक्षा से सामान्य पद यानी जनरल पद से हो तो यहाँ जनरल पर राइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्षेत्र यानी आपका एरिया कौन सा है, टीएसपी वाला है या नॉन टीएसपी वाला है। अगर टीएसपी वाला है तो अनुसूचित पे क्लिक कर देना है और नॉन टीएसपी वाला है तो आपको गैर अनुसूचित पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आधार संख्या भरनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके आवेदन क्रमांक भरने यानी एप्लीकेशन नंबर, आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको फिल करने हैं। इसके बाद आपको आपके फादर का नेम फिल करना है, आपका अभ्यर्थी का नेम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी माताजी का नाम फिल करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि आ जाएगी। फिर इसके बाद आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये वाली कैटेगरी आपको यहाँ फिल करनी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको अनारक्षित पे क्लिक करना है, ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी पर, ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस पर। उसके बाद आपको मेल या फीमेल जो भी है उसको फिल करना है और यहाँ पर आपको आवेदन की राशि फिल करनी है। तो दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है अपने सामने कि 12th की कक्षा में, जी हाँ दोस्तों, 12th की परीक्षा में आपका माध्यम क्या था। आप यदि सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम लिखना है और यदि आप आरबीएसई बोर्ड से हो तो आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम फिल करना है। तो यहाँ पर 12th की परीक्षा और स्नातक यानी कॉलेज की परीक्षा, इन दोनों के लिए आपको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम चूज करके फिल करना है। मैंने बताया यदि सीबीएसई से हो तो आपको इंग्लिश मीडियम फिल करना है और आरबीएसई से हो तो हिंदी मीडियम फिल करना है। तो इसके बाद अपन आ जाते हैं अब चेक लिस्ट की वो वाली चीज़ जारी हो गई जिसमें आपको दस्तावेज को क्रम से जमाना है, उसकी संख्या को लिखना है, उसके बाद उसके साथ उसकी प्रमाणित प्रति को लिखना है।
तो दोस्तों आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट है, आपको उसके 2 सेट तैयार करने हैं कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आपको 2 सेट की ही आवश्यकता होगी। यकीनन कुछ साथी आपको 3 सेट इस तरह से बताएंगे, लेकिन अभी लेवल 1 में मेरे कुछ साथियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, उन्होंने बताया है कि 2 सेट की ही आवश्यकता होती है। फिर आप अपनी सुविधा के लिए 3 सेट भी बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रति। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रति लगानी है, और उसमें जैसे आप डॉक्यूमेंट के पीछे संलग्न, यानी वहाँ पे संलग्न संख्या 1 लिख देना है। यानी जैसे पीछे आपको कर्म से जगाना है, अगर आपने कर्म से जमाने के साथ पीछे वाले डायरेक्ट 1 नंबर पे लगाया है तो उसकी संख्या फिल कर देनी है, उसको स्वप्रमाणित कर देना है। अगर प्रमाणित किया है तो आपको यहाँ हाँ फिल कर देना है। यदि दोस्तों आपको लगा होगा कि 2 सेट या 3 सेट की आवश्यकता है, को आपको जैसे स्वघोषणा पत्र हुआ, बाकी जो भी प्रमाण पत्र है उनकी भी 3-3 कॉपी लगानी है, 3-3 बार बनवाना है, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखें और सारी जानकारी को प्राप्त करें। फिर आपको यहाँ पर आपका विस्तृत आवेदन की प्रति लगानी है। जी हाँ दोस्तों, उसकी संलग्न संख्या लिखनी है और संलग्न स्वप्रमाणित प्रति लगानी है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड, जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड की प्रति लगानी है और उसके बाद उसको स्वप्रमाणित कर देना है। इसके बाद माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र। जी दोस्तों, कुछ समय पहले जब माध्यमिक 2009 में अगस्त तक, शायद हाँ अगस्त तक, उस टाइम तक जो माध्यमिक परीक्षा यानी आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसमें प्रमाण पत्र शामिल नहीं होते थे। बोर्ड के द्वारा प्रमाण पत्र अलग से जारी किए जाते थे। तो ये सब उन साथियों के लिए है जिन्होंने 2010, शायद 2014 या 2009 में वो वाला रूल लागू हुआ था। तो जिन भी साथियों ने उसके बाद, जैसे अभी उनके मार्कशीट के पीछे प्रमाण पत्र शामिल होता है, तो उनको इस प्रमाण पत्र की अलग से आवश्यकता नहीं है। इसके पहले मैंने आपको चेकलिस्ट वाला लेवल 1 वाले के लिए वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको डिटेल इस चीज़ के बारे में कंप्लीट बताया था कि कब जारी हुआ था, कितनी अगस्त से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर आप अपना डाउट दूर कर सकते हैं उस वीडियो को देखकर। तो आपको यहाँ पर क्या, माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका की फोटोकॉपी लगानी है। फिर उसके बाद उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट लगानी है। इसके बाद अगले स्तर में आपने यदि स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्गों की सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति, यानी जैसे आपने कॉलेज किया है तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जी हाँ दोस्तों, तीनों ईयर की आपको यहाँ पर आपकी मार्कशीट लगानी है और उपाधि आपको आपकी डिग्री भी लगानी है। और कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी अभी डिग्री नहीं आई है, तो शायद उन्होंने अभी तक, तो फिलहाल तो प्रोविजनल बनवा लिया होगा, तो आपको प्रोविजनल डिग्री लगानी है। इसके बाद जो आपकी स्नातक परीक्षा थी, आपके उसमें टोटल पूर्णांक कितने थे वो आपको यहाँ फिल कर देने हैं। आपको कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए ये यहाँ फिल कर देने हैं। उसके बाद आपका फाइनल प्रतिशत कितना रहा था ये वाली चीज़ यहाँ पे फिल कर देनी है। आपको पता है क्राइटेरिया कि आपके जो ग्रेजुएशन में है वो फाइनल मार्क्स कितने प्रतिशत से ऊपर चाहिए, तब आप एलिजिबल क्राइटेरिया पार कर सकते हो। तो वो वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय। जी हाँ दोस्तों, आपके जो भी ग्रेजुएशन में जो आपके ओपनल सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। तो मैंने बताया, आप यहाँ पर इंग्लिश वाले साथियों की बात कर रहे हैं तो उनके पहला सब्जेक्ट इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर। बाकी सभी साहित्य वालों के अपने अपने साहित्य आ जाएंगे, जैसे हिंदी वालों के हिंदी साहित्य। बाकी इसके साथ आप जैसे जियोग्राफी भी साथ में सब्जेक्ट था तो उसको भी फिल करना है। तो इस तरह से आपको इसको फिल कर देना है। फिर इसके बाद अगली स्नाकोत्तर, जिन साथियों ने एमए किया हुआ है और उन्होंने फॉर्म भरते टाइम एमए वाली डिग्री भी लगाई थी, यदि उसमें एमए वाला कॉलम भी फिल कर दिया था, तो वहाँ पर आपको एमए एमएससी जो भी किया है उसकी मार्कशीट चाहिए और उसकी डिग्री भी चाहिए। दोस्तों मैंने डिग्री के लिए आपको बता दिया है कि यदि डिग्री नहीं आई है तो आपको प्रोविजनल यूनिवर्सिटी से बनवानी होगी। ठीक है साथियों, इसके बाद स्नातकोत्तर में जिस तरह आपने स्नातक में भरा पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, उसी तरह से आपको ये यहाँ पर फिल कर देना है।
बाकी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, प्री रीट को आपकी यहाँ प्रमाणित प्रति लगानी है, जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था वो आपके पास होगा ही सही। इसके बाद यदि आप लेवल 1 वाले हों और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपका वो वाला प्रमाण पत्र लेवल 2 वाला चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपके जो अध्यापक पात्रता परीक्षा थी उसमें कितने प्राप्तांक हुए और कितने प्रतिशत थे, वो वाली डिटेल आपको यहाँ फिल कर देनी है पॉइंट नंबर 13 में। इसके बाद सामने आ जाता है अपने पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 में आपको क्या करना है, आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट थी, फर्स्ट में फर्स्ट लैंग्वेज फिल कर देनी है, सेकंड में सेकंड लैंग्वेज फिल कर देनी है। अब जो भी साथी हिंदी से थे, इंग्लिश से थे, जो भी है उनको यहाँ पर सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट ही चूज करना रहेगा, और जो साइंस मैथ के थे उनको अलग से साइंस में चूज करना रहेगा। यानी इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, आपका कुछ भी सब्जेक्ट रहा हो, आपको एसएसटी फिल करना रहेगा, क्योंकि प्री रीट में जो आपकी लैंग्वेज थी उसमें आपका इंग्लिश इंक्लूड हो जाता था और हिंदी इंक्लूड हो जाता था। इसके बाद विज्ञप्ति के अनुसार प्रशैक्षिक योग्यता, तो आपने जो बीएड की है दोस्तों, यदि आपने बीए, बीएड, डी, बीएससी, बीएड जो भी किया है या फिर 2 वर्षीय बीएड किया है, उसकी आपको यहाँ पर वो वाली योग्यता फिल करनी है। तो प्रशैक्षिक योग्यता में प्रवेश की तिथि, जी हाँ दोस्तों, जिस टाइम आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो कॉलेज में वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करवाने के बाद आपको रिपोर्टिंग कार्ड, एक पेपर दिया होगा जिसमें आपकी प्रवेश की तिथि होगी, तो वो वाली प्रवेश की तिथि आपको फिल कर देनी है। यदि किसी साथी के पास वो लेटर नहीं है तो वो कॉलेज में जाके कॉलेज से लेटर पैड पे उस चीज को लिखवा के लेके आ सकता है कि इस समय पर आपको प्रवेश मिला था। फिर भी यदि कोई साथी कॉलेज दूर है, अगर वहां नहीं जाना चाहता, तो अपने अनुसार प्रशैक्षिक योग्यता की प्रवेश तिथि फिल कर सकता है दोस्तों। यदि हाँ दोस्तों, अपने अनुसार आईडी के अनुसार अपने कुछ साथी वगैरह से पूछ के यहाँ पर प्रशैक्षिक योग्यता की प्रवेश तिथि फिल कर सकता है दोस्तों। लेकिन मैं साथियों यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, जो 2020, जी हाँ दोस्तों, 2020 में कोरोना का टाइम आया था, तो उस टाइम वाले साथियों को सही से जांच करके अपनी प्रवेश तिथि फिल करनी है, क्योंकि उस टाइम कॉलेज देरी से शुरू हुए थे। तो इसलिए इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 16 में। इसके बाद पॉइंट नंबर 17, ये विशेष शिक्षा के पद के लिए है। ठीक है, तो वहाँ भारतीय पुनर्वास परिवेश से जारी पंजीयन प्रमाण पत्र फिल करवाना है। इसके बाद मूल निवास, जी हाँ दोस्तों, आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, इसका आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा, ये वाली चीज़ आपको लगानी होगी। और जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन बना होने वाला होना चाहिए दोस्तों। पहले वाले टाइम में आपको बिना ऑनलाइन वाले मूल निवास प्रमाण पत्र थे, लेकिन आपके पास फिलहाल अभी ऑनलाइन वाला होना चाहिए। यदि दोस्तों आपका ऑनलाइन वाला कंप्लीट नहीं है तो आपको जो भी आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना है। फिर इसके बाद ये अनुसूचित क्षेत्र के साथियों के लिए है, टीएसपी वालों के लिए। और दोस्तों ये वाली बात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इनकम और ये सर्टिफिकेट यहाँ पर लगवाना रहेगा दोस्तों। इसके अलावा भी जो अपने अदर कैटेगरी के साथी हैं उनको भी इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, लेकिन किस कंडीशन में लगाना है वो वाली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अगले वाले पॉइंट में अपने पास सामने आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, जी हाँ दोस्तों, आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। और जाति प्रमाण पत्र में जैसे ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, एससी और एसटी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी वाले साथी हैं, जी हाँ दोस्तों, जो एमबीसी और ओबीसी कैटेगरी वाले साथी हैं, जिस टाइम आपने फॉर्म अप्लाई किया था, जी हाँ दोस्तों, जिस टाइम आपने रीट का फॉर्म अप्लाई किया था उसके कुछ समय पहले का, यानी जब तक आपका वैध था, यानी उस वाले की 1 ईयर से अधिक पुराना नहीं हुआ था, अगर आपके पास वो वाला जाति प्रमाण पत्र है तो दोस्तों आपको वो वाला जाति प्रमाण पत्र लगाना है। अन्यथा आपको शपथ पत्र ऐड करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा आपको शपथ पत्र ऐड करना रहेगा। अभी अगले वाले पॉइंट में यही चीज़ आपको लिखी हुई मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों,
अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र हो। स्पष्ट इसमें मेंशन किया गया है दोस्तों, नोट लगा के। अगला पॉइंट देख लेते हैं अपन, पॉइंट नंबर 22। तो दोस्तों मैंने बताया था ये वो वाली दिनांक जारी कर दी गई है कि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का, आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसके पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10 के अनुसार आपको शपथ पत्र लगाना है। यदि दोस्तों आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र आपने फॉर्म अप्लाई किया था, फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उसके पहले का है और जिस टाइम आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया था, तो आपको शपथ पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे साथी बोलेंगे कि आपको शपथ पत्र ले जाइए सही रहेगा, लेकिन दोस्तों मैंने कहा ना आपको कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा जो भी जांच करता है उनके द्वारा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये ओबीसी और एमबीसी वाले साथियों के लिए है। इसके बाद अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 23, आपको जो आपके राजस्थान के, आप राजस्थान के मूल निवासी हो उसका स्व घोषणा पत्र आपको बनवाना होगा। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद पॉइंट नंबर 24, ये विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा पत्र एवं पति की मृत्यु के लिए ये वाली बात हो जाएगी। ये तलाकशुदा के लिए पॉइंट नंबर 25। फिर अपन पॉइंट नंबर 26 में संतान संबंधी, ये मेरिड और अनमेरिड वाली कंडीशन में आ जाता है। जिनके संतान है वो आपको पता है वो वाली चीज़ फिल करवाते हैं, तो वो वाली चीज़। विवाहित होने पर, जी हाँ दोस्तों, यदि आप मेरिड हो तो आपको दहेज नहीं लेने का प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, उसके लिए स्व घोषणा पत्र बनवाना पड़ेगा। यदि आपने प्रिंट निकलवा ली होगी, यदि अभी भी आपने नहीं बनवाया है, और यदि आपके माइंड में कुछ भी समस्या हो, छोटी से छोटी कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा यदि आपकी समस्या उचित होगी। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक के लिए पॉइंट नंबर 28 है। पॉइंट नंबर 29, पॉइंट नंबर 30 उत्कृष्ट खिलाड़ी होने के लिए जो प्रमाण पत्र बोर्ड के द्वारा जारी किए जाते हैं उस चीज़ के लिए है। पॉइंट नंबर 31, जी हाँ दोस्तों, स्पेशली इस बार मेंशन किया जा रहा है, साथियों द्वारा कुछ मांग भी चल रही है कि इस बार जो दिव्यांग श्रेणी के साथी हैं उसके प्रमाण पत्रों की सही से जांच हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो फर्जी लोग हैं वो कार्ड बनवा के अदर स्टेट वगैरह से आके इस चीज़ का लाभ उठा लेते हैं। तो दोस्तों इस बार इसमें जांच की गहन आवश्यकता होगी। इसके बाद 32, आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र। जी हाँ दोस्तों, ये आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र आपको बनवाना होगा। इसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये राजकीय सेवा वालाओं के लिए है। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद पॉइंट नंबर 34, आप, जी हाँ दोस्तों, इसी वाले पॉइंट की मैंने आपको बताया ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के भी कुछ एक पॉइंट में बात की थी, तो उस टाइम मैंने बताया था कि नीचे एक पॉइंट आएगा आपको उसमें कि सर्टिफिकेट बनवाना है या नहीं बनवाना, आय प्रमाण पत्र वाला, तो ये वही वाला पॉइंट है। यदि दोस्तों आपने आपके समय में जब फॉर्म अप्लाई किया था तो वहाँ इनकम 2.5 लाख से कम, यानी 2.5 लाख से कम वाले पर क्लिक किया था, तो आपको अभी इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा आवश्यक रूप से। यदि आपने वहाँ पर 2.5 लाख वाले में यस नहीं किया था, यानी 2.5 लाख से अधिक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्व घोषणा पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इनकम सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 35, इसमें आपको जो शैक्षणिक और पराशैक्षणिक, यानी शैक्षिक योग्यताएं आपको पता है, आपने 11th 12th 10th जो भी ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद पराशैक्षिक योग्यताएं बीएड जो भी आपने की है उसके संबंध में घोषणा पत्र के बारे में आपको लिखना है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 36, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए बच्चों में काफ़ी डाउट है साथियों, इसमें आपने जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, यानी अंतिम शिक्षण संस्थान से जो भी डिग्री की है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ साथी है जिनका 12th के बाद कॉलेज में रेगुलर एडमिशन नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, क्या रेगुलर एडमिशन नहीं हुआ था? जी हाँ दोस्तों, उनका अगर रेगुलर एडमिशन नहीं हुआ था तो दोस्तों ये वाली चीज़ खैर बीएसटीसी वाले जो अपने लेवल 1 वाले साथी हैं उनके लिए आवश्यक है, लेकिन लेवल 2 वालों ने तो बीएड किया है, तो आपका जब भी आपने बीएड के वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
जिस भी कॉलेज से आपने बीएड की है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यदि आपने उसके बाद, जी हाँ दोस्तों, नॉन रेगुलर के रूप में एमए किया है तो आपको उस वाले प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों मेरे कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि बीएड का ही प्रमाण पत्र आपको लगाना है, चरित्र प्रमाण पत्र, यदि आपने एमए नॉन रेगुलर किया है। यदि रेगुलर किया है और आपका एमए कंप्लीट है और आपने फॉर्म फिल करते टाइम वहाँ पर स्नातकोत्तर को फिल किया था तो आपको एमए का सर्टिफिकेट जो चरित्र प्रमाण पत्र है वही लगाना होगा। तो ये तो हुआ शिक्षण संस्थान वाला चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपको एक और चरित्र प्रमाण पत्र पेश करना होगा जो दो राजपत्रित यानी गजेटर जो रहते हैं उनसे अटेस्टेड करवाने के बाद आपको बनवाना होगा। तो यदि दोस्तों आपको पता है 5 रुपये का एक छोटा सा लाइट ग्रीन कलर का चरित्र प्रमाण पत्र आता है, आपको उसको फिल करना है और इस पे 2 गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने हैं। इस तरीके से आपका चरित्र प्रमाण पत्र दोनों तरह के बन जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम, पता, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ये लिख देने हैं और अभ्यर्थी के लिए ये 100 घोषणा पत्र आपको फिल कर देना है। तो दोस्तों ये थी आज की चेकलिस्ट जो नई वाली। इसमें मैंने आपको बारीकी से हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में विशेष जानकारी दी है। इस संदर्भ में बिल्कुल बारीकी से समझाया कि आपके माइंड में जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी डाउट था, वो सारा क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। फिर भी दोस्तों यदि आपके दिमाग में या आपके माइंड में कुछ भी शंका है और आपके उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आपके कुछ साथी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हैं उनको ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो इससे अपनी बारीकी से एक डाउट को क्लियर से कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने बताया आपको कि जो अपने एडिशनल वाले साथी हैं उनके लिए वीडियो अभी कुछ टाइम बाद वीडियो आ ही जाएगा, तो वो वाले साथी तैयार रहें। उनके लिए मैं एक जो गवर्नमेंट का नोटिस है वो नोटिस दिखा के उस वाली चीज़ को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको पसंद आई हुई है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए और शिक्षा से संबंधित अपडेट के लिए हमारे चैनल सक्सेस ट्री को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने नए नए दोस्तों को इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच साथियों।